भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिससे मुख्यमंत्री बना जाए, क्योंकि बार बार लालू के पाठशाला में से निकल के आए हैं सम्राट चौधरी, ऐसी बातें विपक्ष कह रहा है। देखिए, एक्चुअली स्नेहा जी, विपक्ष जो है घबराहट का शिकार हो गया है और विपक्ष ने कभी सोचा नहीं था कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इनको इस बात का की डर है कि अब सम्राट चौधरी जी बैठ गए तो ये हमारा जो राग अलापते रहते हैं ना, ओबीसी ईबीसी, अब इसका क्या होगा। उद्योग धंधों का जाल बिछाने के लिए सरकार जो संकल्प लेके काम कर रही है, उसमें हम अपने विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ अनसर्वे लैंड है, फजुलापुर, खुमारीपुर, पकहा, दियर, इन सब इलाकों में लगभग 10,000 एकड़ जमीन को हम लोगों ने चिन्हित किया है। माननीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता रही है न्याय के साथ विकास। और आपने देखा होगा 2014 से आज तक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लाइन रहा है सबका साथ सबका विकास। जी, विपक्ष कह रहा है कि जितनी सीटों की संख्या अभी है, आप अभी क्यों नहीं ये बिल में महिलाओं को सीट दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, आप लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं? देखिए, ये वही विपक्ष है कि जब माननीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में इस विषय को उठाया था और जब वहाँ कानून आने वाला था तो सबसे पहले कागज फाड़ने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार में कुछ दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ऐसे में आपके नाम की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आपको कौन सा विभाग चाहिए? देखिए स्नेहा जी, मैं राजनीति में बड़े लंबे समय से हूँ। हमने बहुत लोगों को मंत्री बनते और हटते देखा। मैं मंत्री बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं बनूंगा तो नाराज हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जीवन भर बीजेपी में एक संतरी के रूप में काम करूंगा, मेरी यही इच्छा है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति के एक जाने माने चेहरे, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी जी। सीधे बात करेंगे। अगर हम बैकुंठपुर की बात करें तो बिहार के गोपालगंज ज़िले में स्थित एक प्रमुख विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी शब्द की बात करें, बैकुंठपुर जो शब्द है उसको कहा जाता है विष्णु का निवास और स्वर्ग भी कहा जाता है। तिवारी जी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं और अपने क्षेत्र में विकास, संगठन और जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं। सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कमबैक की। 2025 आपके लिए काफ़ी खास रहा, तो ऐसे में आपका ये राजनीतिक कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रियल में बहुत अच्छा देखते हैं। 2024 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ाने का मौका दिया जी। मैंने लगभग जितना हमसे हो सकता था हमने मेहनत किया, और कुछ वहाँ के अगल बगल के समीकरण गड़बड़ होने के कारण और कुछ रेबल लोगों के लड़ जाने के कारण वो सीट बहुत ही माइनर मार्जिन से हम हार गए जी। स्वाभाविक है, इतना बड़ा मौका मिलने के बाद अगर ये स्थिति आती है तो हर व्यक्ति के मन में निराशा आती है, लेकिन मैं हमेशा आशावादी इंसान रहा हूँ। बाद में हमारी पार्टी ने मुझे फिर से बैकुंठपुर विधानसभा लड़ने का मौका दिया और मैं बैकुंठपुर विधानसभा बड़े मार्जिन से जीत के आया। गोपालगंज ज़िले में सर्वाधिक वोट मुझे मिले। 6 विधानसभा है, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मैं लेकर के आया और लगभग 17,000 के मार्जिन से मैं विधानसभा चुनाव जीता जी। और उसके बाद फिर अपने काम में मैं लग गया। मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सिपाही हूँ। लंबे समय तक 1990 से और लगातार संगठन का काम करने का अनुभव भी है और संगठन के काम में मेरी रुचि भी है जी। और इसके कारण बिहार के लगभग हर जिले, हर प्रखंड तक हमारी रीच है और हम वहाँ पहुँचते हैं और कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय है। जी मिथिलेश जी, सबसे सवाल ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मौजूदा राजनीति जो चल रही है, आप देख रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कहा ये जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिससे मुख्यमंत्री बना जाए, क्योंकि बार बार लालू के पाठशाला में से निकल के आए हैं सम्राट चौधरी, ऐसी बातें विपक्ष कह रहा है। देखिए, एक्चुअली स्नेहा जी, विपक्ष जो है घबराहट का शिकार हो गया है और विपक्ष ने कभी सोचा नहीं था कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जी। और जैसे ही माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तो एक हताशा और एक घबराहट की स्थिति विपक्ष में बनी हुई है। उसका कारण है, एक तो
माननीय सम्राट जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, कई मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के सभी नेताओं को जानते हैं, उनकी अच्छाई बुराई सबको जानते हैं। 2018 से भारतीय जनता पार्टी में वो लगभग पिछले 8 वर्षों से उन्होंने काम किया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं के भी दिल को जीता, नेताओं को भी अपना मुरीद बनाया और उनकी जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर के, और जो राजनीति का अंक गणित होता है, जो समय की मांग होती है, उसको लेकर के और हमारी पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया, फिर उसके बाद विधान परिषद में नेता बनाया, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज मुख्यमंत्री बने हैं वो, उसके पहले गृह मंत्री बनाया। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ तक पहुँचाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बना के किया है, ये कोई आज अचानक से नहीं हुआ जी। और इनको इस बात का की डर है कि अब सम्राट चौधरी जी बैठ गए तो ये हमारा जो राग अलापते रहते हैं ना, ओबीसी ईबीसी, अब इसका क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के एक मजबूत चेहरे को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और इस बात से डरे हुए हैं, तो आखिर ये कहेंगे क्या। तो इनके पास यही गाना है, गाते रहते हैं और हम लोग भी चाहेंगे ये गाना गाते रहें जी। एक सवाल और ले लेंगे आपसे। लगातार विपक्ष ये कहता है कि जो धरातल पे काम है वो आप लोग पूरे नहीं कर पा रहे, जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं। बैकुंठपुर क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कौन सा काम है जो अभी भी बचा हुआ है और आप इस साल ये काम करवा देंगे? देखिए, आज़ादी के बाद मैं जब 2015 से 2020 विधायक रहा तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि 40 किलोमीटर हमारे यहाँ गंडक नदी का तट है जी। और प्रति वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता था। और हमने उस 5 साल में 3 साल हमने सरकार के सामने विभिन्न प्रकार से, चाहे वो असेंबली का विषय हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक हो, हर फोरम पर हमने अपने गंडक तटबंध को मजबूत करने की बात की। और वहाँ 2-2, 3-3 बांध हैं और उसको हमने सड़क बनवाने के लिए, जो उस समय हमने उसके लिए डीपीआर बनवाया, प्रशासनिक स्वीकृति कराई और आज वह पिच बन करके तैयार है। जो रेस्ट बांध है उस पर भी पिच का काम चल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब आगे बाढ़ का खतरा हमारे विधानसभा से टल गया हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा तटबंध मजबूत होगा तो बाढ़ स्वाभाविक है कि नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पुल बने, उस पुल से आने जाने का सारण और चंपारण के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हुई। एक सलेमपुर घाट पे पुल बनाने का कार्य रुका हुआ है और हमको अब पूर्ण विश्वास है कि 26 के अंत आते आते उस पुल का मैं घोषणा कराऊंगा सरकार से और वो पुल आगे के दिनों में बनेगा, क्योंकि उस पुल के लिए जहां मेरी ओर से लगातार प्रयास जारी है, वहीं चंपारण की ओर से माननीय विधानसभा सदस्य राजू तिवारी जी हैं, उसके पहले सुनील मणि तिवारी जी थे और वहाँ के माननीय सांसद हम लोगों के गार्जियन आदरणीय राधा मोहन सिंह जी भी लगातार इस विषय को उठाते रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिल करके और उनको बहुत जल्दी इस विषय के लिए हम ज्ञापन देने वाले हैं कि इस पुल का या तो राज्य सरकार बनाए या भारत सरकार बनाए। तो एक बड़ा काम वो बाकी है। रही बात जहाँ तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमने अपने यहाँ रेलवे को, अपने प्रथम कार्यकाल में रेलवे को छोटी लाइन से बड़ी लाइन कराया। आज कई एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, उसका ठहराव हमने अपने यहाँ कराया। हमारे यहाँ अगले 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा तोहफा हम देने जा रहे हैं अपने यहाँ की जनता को कि हमारे यहाँ रेक पॉइंट बनकर के तैयार है, उसका उद्घाटन कराएंगे और उसी रेक पॉइंट के माध्यम से हमारे यहाँ लोकल लेवल पे, जो चूँकि चीनी मिल हमारे यहाँ है, 3 महीने तक तो हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं उनको रोजगार चीनी मिल के माध्यम से मिलता है, लेकिन बाकी 9 महीने उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। ये रेक पॉइंट होने से उनको सालों भर का रोजगार हो जाएगा। लगभग 2000 से 3000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। उद्योग धंधों का जाल बिछाने के लिए सरकार जो संकल्प लेके काम कर रही है, उसमें हम अपने विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ अनसर्वे लैंड है, फजुलापुर, खुमारीपुर, पकहा, दियर, इन सब इलाकों में लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उसको हम लैंड बैंक में शामिल कराने वाले हैं। और इस साल के अंत आते आते वहाँ कोई ना कोई उद्योग को हम वहाँ ले ही जाएंगे। 26 के अंत में या 27 के शुरुआत में कोई ना कोई उद्योगपति वहाँ जाएंगे और जाकर के वहाँ उद्योग लगाएंगे। ऐसा प्रयास मेरा लगातार चल रहा है। इसको लेके मैं कभी हैदराबाद जा रहा हूँ, कभी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली की मीटिंग में जाता हूँ, कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे IPS ऑफिसर हैं
विकास वैभव जी। जी, वो लगातार लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम रखते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमारी ये प्रयास है कि हम अपने लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दें और एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, ताकि हमारे किसान उससे लाभान्वित हों। हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर समस्या थी, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है। तो हमने अपने यहाँ बात किया, तो आज 3 हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हमारी सरकार ने वहाँ पे स्वीकृत किया है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। 2 तो हमारे सीडी ब्लॉक हैं और 1 हमारा 7 पंचायत का ब्लॉक है। लेकिन इसी में 3 डिग्री कॉलेज अगले आप देखेंगे 1 से 1.5 महीना के अंदर वहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी जी। एक सवाल और ले लेते हैं मिथिलेश जी, क्योंकि अब बिहार में नीतीश मॉडल की जो सरकार थी वो अब नहीं रही है। पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है। ऐसे में क्या आप लोग नीतीश मॉडल पर ही काम करेंगे या फिर अपना कुछ रूपरेखा है, आप लोगों के काम करने की एक शैली होगी, कुछ बदलाव बिहार की राजनीति में नजर आएगा? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता रही है न्याय के साथ विकास। और आपने देखा होगा 2014 से आज तक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लाइन रहा है सबका साथ सबका विकास। कुल मिला के केंद्र में विकास है और न्याय सबके लिए, और एपीजमेंट किसी का ना हो, इसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। और मॉडल कुल मिला के विकास का ही है और एनडीए का मेन एजेंडा विकास है और बिहार को देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते हुए कुछ और नए आयाम को प्राप्त करना है और कुछ नई उपलब्धि को भी राज्य के साथ जोड़ना है। ये काम बखूबी माननीय सम्राट जी करेंगे, ऐसा हमको भी विश्वास है और बिहार वासियों को भी विश्वास है। एक सवाल और ले लेते हैं। ह्यूमन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार सियासी गलियारों में कई तरीके की बातें हो रही है। 2023 में ही ये बिल पास हो चुका है, उसके बाद आप लोगों इसमें परिसीमन की बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जितनी सीटों की संख्या अभी है, आप अभी क्यों नहीं ये बिल में महिलाओं को सीट दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? आप लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं? देखिए, ये वही विपक्ष है कि जब माननीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में इस विषय को उठाया था और जब वहाँ कानून आने वाला था तो सबसे पहले कागज फाड़ने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चल के तेजस्वी जी इसका लगातार विरोध करते हैं। और जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी का आचरण सबको मालूम है, जितनी भी पार्टियां हैं जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, वो नहीं चाहते कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले सदन में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबके एजेंडा में रहा है कि हमको महिलाओं को आगे ले जाना है। कल माननीय सम्राट चौधरी जी जब विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि यदि हम आरक्षण में आरक्षण दिए रहते तो जो अभी महिलाएं विधानसभा में आई हैं उसमें से तो 90% महिलाएं ओबीसी ईबीसी समाज से आई, तो तब तो आरक्षण में नुकसान हो जाता जी। तो जो महिला घर से निकलेगी, सामाजिक कार्य के लिए काम करेगी, वो सदन में जाएगी। तो इसके लिए 33% तो सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी और उसके बावजूद महिला जनरल सीट पर भी लड़ना चाहेगी, तो उसको कौन रोकने वाला है? इस नाते ये बिल बहुत अच्छा था। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से डिजाइन कराया था, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत मेहनत की थी, इन लोगों ने इस पे पानी फेर दिया। लेकिन हमारी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, हम दबाव बनाएंगे और हमारे देश की जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, वो इसको लेकर के जब अपना प्रचंड आवाज़ लगाएगी तो ये जितने भी विरोधी पार्टियां हैं इनकी हवा निकल जाएगी। और हमको विश्वास है कि आगे के दिनों में हर हाल में ये बिल पास होगा। हमारे देश की नारी जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की स्वरूप है, उसको निश्चित रूप से सदन में वो भागीदारी मिलेगी जो आज तक नहीं मिली है। जी, एक सवाल और है। यूजीसी कानून को लेकर भी आप काफ़ी मुखर रहे हैं, आपने कई तरीके की बातें भी कही हैं। ऐसे में संशोधन की आप बात कर रहे थे यूजीसी कानून में, लेकिन सरकार काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में थी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बात खत्म हो गई उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मामला माननीय न्यायालय में गया, माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसको स्टॉप कर दिया, इसलिए उसको न्यायालय पे ही छोड़ देना चाहिए। उसकी चर्चा करना बेमानी होगी। और हमको ये लगता है कि कुछ वैसे लोग हैं जो इसको बार बार जगाते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत अच्छे से देश चल रहा है और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो रही है।
किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ नाइंसाफ़ी होने का सवाल ही नहीं होता है। जहाँ कहीं भी ऐसी खबरें आती है, चाहे हमारी राज्य सरकारें हैं या हमारी केंद्र सरकार है, हर हाल में उसमें संज्ञान लिया जाता है और उनके साथ न्याय होता है। जी, आखिरी सवाल आपसे ले लूँगी। बिहार में कुछ दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ऐसे में आपके नाम की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आपको कौन सा विभाग चाहिए? देखिए स्नेहा जी, मैं राजनीति में बड़े लंबे समय से हूँ। हमने बहुत लोगों को मंत्री बनते और हटते देखा है, कई मुख्यमंत्री और कई सरकारों के साथ, और कई हमारे मित्र भी हैं जो इस शासन सत्ता में हैं। जी। मुझे ये लगता है कि मैं इस काम के लिए राजनीति में नहीं हूँ कि मैं मंत्री के लिए लॉबी करूँ और मंत्री बन जाऊँ और मंत्री बन करके मेरा कोई उद्देश्य हो जिसके लिए मैं काम करूँ। बिल्कुल नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से अपनी यात्रा शुरू की है और मैं मानता हूं कि जीवन भर मैं बीजेपी में एक संतरी बन के काम करूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मंत्री बड़े बड़े लोगों को पार्टी बनाए और लोगों को बनाए, आगे बढ़ाए, और हम पार्टी में एक संतरी बन के काम करते रहे, इससे ज़्यादा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, बिहार को आगे बढ़ाने का ललक जरूर है और हमको लगता है कि माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में पूरा होगा। और जैसे सेतु बांध रामेश्वरम बन रहा था तो उसमें सभी लोग लगे थे, लेकिन उसमें एक गिलहरी प्रयास भी था। इस बिहार को विकास के रास्ते ले जाने के लिए मेरा भी जो गिलहरी प्रयास होगा वो निश्चित रूप से होगा और हो रहा है और मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं मंत्री बन जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, नहीं बनूंगा तो नाराज हो जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जीवन भर बीजेपी में एक संतरी के रूप में काम करूँगा, मेरी यही इच्छा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की या विधायक की बात करें या मंत्रियों की बात करें, यही खासियत रहती है कि हर कोई संतरी बनकर ही काम करना चाहता है। यहाँ पर किसको शिखर मिल जाए ये समय बताता है, लेकिन ज़रूर ये चीज़ें देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब कुछ बन सकता है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी जी। अब धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। और NBC 24 आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति के एक जाने माने चेहरे, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी जी। सीधे बात करेंगे। अगर हम बैकुंठपुर की बात करें तो बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक प्रमुख विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी शब्द की बात करें, बैकुंठपुर जो शब्द है उसको कहा जाता है विष्णु का निवास और स्वर्ग भी कहा जाता है। तिवारी जी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं और अपने क्षेत्र में विकास, संगठन और जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं। सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कमबैक की। 2025 आपके लिए काफ़ी खास रहा, तो ऐसे में आपका ये राजनीतिक कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रियल में बहुत अच्छा देखते हैं। 2024 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ाने का मौका दिया जी। मैंने लगभग जितना हमसे हो सकता था हमने मेहनत किया और कुछ वहाँ के अगल बगल के समीकरण गड़बड़ होने के कारण और कुछ रेबल लोगों के लड़ जाने के कारण वो सीट बहुत ही माइनर मार्जिन से हम हार गए जी। स्वाभाविक है, इतना बड़ा मौका मिलने के बाद अगर ये स्थिति आती है तो हर व्यक्ति के मन में निराशा आती है, लेकिन मैं हमेशा आशावादी इंसान रहा हूँ। बाद में हमारी पार्टी ने मुझे फिर से बैकुंठपुर विधानसभा लड़ने का मौका दिया और मैं बैकुंठपुर विधानसभा बड़े मार्जिन से जीत के आया। गोपालगंज जिले में सर्वाधिक वोट मुझे मिले, 6 विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा वोट मैं लेकर के आया और लगभग 17,000 के मार्जिन से मैं विधानसभा चुनाव जीता जी। और उसके बाद फिर अपने काम में मैं लग गया। मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सिपाही हूँ। लंबे समय तक 1990 से और लगातार संगठन का काम करने का अनुभव भी है और संगठन के काम में मेरी रुचि भी है जी। और इसके कारण बिहार के लगभग हर जिले, हर प्रखंड तक हमारी रीच है और हम वहाँ पहुँचते हैं और कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय है। जी मिथिलेश जी, सबसे सवाल ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मौजूदा राजनीति जो चल रही है, आप देख रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कहा ये जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिससे मुख्यमंत्री बना जाए, क्योंकि बार बार लालू के पाठशाला में से निकल के आए हैं सम्राट चौधरी, ऐसी बातें विपक्ष कह रहा है। देखिए, एक्चुअली स्नेहा जी, विपक्ष जो है घबराहट का शिकार हो गया है
और विपक्ष ने कभी सोचा नहीं था कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा जी। और जैसे ही माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तो एक हताशा और एक घबराहट की स्थिति विपक्ष में बनी हुई है। उसका कारण है, एक तो माननीय सम्राट जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, कई मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के सभी नेताओं को जानते हैं, उनकी अच्छाई बुराई सबको जानते हैं। 2018 से भारतीय जनता पार्टी में वो लगभग पिछले 8 वर्षों से उन्होंने काम किया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं के भी दिल को जीता, नेताओं को भी अपना मुरीद बनाया और उनकी जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर के और जो राजनीति का अंक गणित होता है, जो समय की मांग होती है, उसको लेकर के और हमारी पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया, फिर उसके बाद विधान परिषद में नेता बनाया, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज मुख्यमंत्री बने हैं वो, उसके पहले गृह मंत्री बनाया। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ तक पहुँचाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बना के किया है, ये कोई आज अचानक से नहीं हुआ जी। और इनको इस बात का की डर है कि अब सम्राट चौधरी जी बैठ गए तो ये हमारा जो राग अलापते रहते हैं ना, ओबीसी ईबीसी, अब इसका क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के एक मजबूत चेहरे को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और इस बात से डरे हुए हैं, तो आखिर ये कहेंगे क्या। तो इनके पास यही गाना है, गाते रहते हैं और हम लोग भी चाहेंगे ये गाना गाते रहें जी। एक सवाल और ले लेंगे आपसे। लगातार विपक्ष ये कहता है कि जो धरातल पे काम है वो आप लोग पूरे नहीं कर पा रहे, जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं। बैकुंठपुर क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कौन सा काम है जो अभी भी बचा हुआ है और आप इस साल ये काम करवा देंगे? देखिए, आज़ादी के बाद मैं जब 2015 से 2020 विधायक रहा तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि 40 किलोमीटर हमारे यहाँ गंडक नदी का तट है जी। और प्रति वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता था और हमने उस 5 साल में 3 साल हमने सरकार के सामने विभिन्न प्रकार से, चाहे वो असेंबली का विषय हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक हो, हर फोरम पर हमने अपने गंडक तटबंध को मजबूत करने की बात की। और वहाँ 2-2, 3-3 बांध हैं और उसको हमने सड़क बनवाने के लिए जो उस समय हमने उसके लिए डीपीआर बनवाया, प्रशासनिक स्वीकृति कराई और आज वह पिच बन करके तैयार है। जो रेस्ट बांध है उस पर भी पिच का काम चल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब आगे बाढ़ का खतरा हमारे विधानसभा से टल गया हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा तटबंध मजबूत होगा तो बाढ़ स्वाभाविक है कि नहीं आएगा। इसके अलावे जो हमारे यहाँ पुल बने, उस पुल से आने जाने का सारण और चंपारण के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हुई। एक सलेमपुर घाट पे पुल बनाने का कार्य रुका हुआ है और हमको अब पूर्ण विश्वास है कि 26 के अंत आते आते उस पुल का मैं घोषणा कराऊंगा सरकार से और वो पुल आगे के दिनों में बनेगा। क्योंकि उस पुल के लिए जहां मेरी ओर से लगातार प्रयास जारी है, वहीं चंपारण की ओर से माननीय विधानसभा सदस्य राजू तिवारी जी हैं, उसके पहले सुनील मणि तिवारी जी थे और वहाँ के माननीय सांसद हम लोगों के गार्जियन आदरणीय राधा मोहन सिंह जी भी लगातार इस विषय को उठाते रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिल करके और उनको बहुत जल्दी इस विषय के लिए हम ज्ञापन देने वाले हैं कि इस पुल का या तो राज्य सरकार बनाए या भारत सरकार बनाए। तो एक बड़ा काम वो बाकी है। रही बात जहाँ तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमने अपने यहाँ रेलवे को, अपने प्रथम कार्यकाल में रेलवे को छोटी लाइन से बड़ी लाइन कराया। आज कई एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, उसका ठहराव हमने अपने यहाँ कराया। हमारे यहाँ अगले 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा तोहफा हम देने जा रहे हैं अपने यहाँ की जनता को कि हमारे यहाँ रेक पॉइंट बनकर के तैयार है, उसका उद्घाटन कराएंगे और उसी रेक पॉइंट के माध्यम से हमारे यहाँ लोकल लेवल पे जो, चूँकि चीनी मिल हमारे यहाँ है, 3 महीने तक तो हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं उनको रोजगार चीनी मिल के माध्यम से मिलता है, लेकिन बाकी 9 महीने उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। ये रेक पॉइंट होने से उनको सालों भर का रोजगार हो जाएगा। लगभग 2000 से 3000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। उद्योग धंधों का जाल बिछाने के लिए सरकार जो संकल्प लेके काम कर रही है, उसमें हम अपने विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ अनसर्वे लैंड है, फजुलापुर, खुमारीपुर, पकहा, दियर, इन सब इलाकों में लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उसको हम लैंड बैंक में शामिल कराने वाले हैं। और इस साल के अंत आते आते वहाँ कोई ना कोई उद्योग को हम वहाँ ले ही जाएंगे
26 के अंत में या 27 के शुरुआत में कोई ना कोई उद्योगपति वहाँ जाएंगे और जाकर के वहाँ उद्योग लगाएंगे। ऐसा प्रयास मेरा लगातार चल रहा है। इसको लेके मैं कभी हैदराबाद जा रहा हूँ, कभी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली की मीटिंग में जाता हूँ, कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे IPS ऑफिसर हैं विकास वैभव जी, वो लगातार लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम रखते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमारी ये प्रयास है कि हम अपने लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दें और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे ताकि हमारे किसान उससे लाभान्वित हों। हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर समस्या थी, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, तो हमने अपने यहाँ बात किया तो आज 3 हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हमारी सरकार ने वहाँ पे स्वीकृत किया है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। 2 तो हमारे CD ब्लॉक हैं और 1 हमारा 7 पंचायत का ब्लॉक है। लेकिन इसी में 3 डिग्री कॉलेज अगले आप देखेंगे 1 से 1.5 महीना के अंदर वहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी जी। एक सवाल और ले लेते हैं मिथिलेश जी, क्योंकि अब बिहार में नीतीश मॉडल की जो सरकार थी वो अब नहीं रही है। पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है। ऐसे में क्या आप लोग नीतीश मॉडल पर ही काम करेंगे या फिर अपना कुछ रूपरेखा है, आप लोगों के काम करने की एक शैली होगी, कुछ बदलाव बिहार की राजनीति में नजर आएगा? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता रही है न्याय के साथ विकास। और आपने देखा होगा 2014 से आज तक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की का लाइन रहा है सबका साथ सबका विकास। कुल मिला के केंद्र में विकास है और न्याय सबके लिए और अपीजमेंट किसी का ना हो, इसको लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी काम करेंगे। और मॉडल कुल मिला के विकास का ही है और NDA का मेन एजेंडा विकास है और बिहार को देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते हुए कुछ और नए आयाम को प्राप्त करना है और कुछ नई उपलब्धि को भी राज्य के साथ जोड़ना है। ये काम बखूबी माननीय सम्राट जी करेंगे, ऐसा हमको भी विश्वास है और बिहार वासियों को भी विश्वास है। एक सवाल और ले लेते हैं। ह्यूमन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार सियासी गलियारों में कई तरीके की बातें हो रही है। 2023 में ही ये बिल पास हो चुका है, उसके बाद आप लोग इसमें परिसीमन की बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जितनी सीटों की संख्या अभी है, आप अभी क्यों नहीं ये बिल में महिलाओं को सीट दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? आप लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं? देखिए, ये वही विपक्ष है कि जब माननीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में इस विषय को उठाया था और जब वहाँ कानून आने वाला था तो सबसे पहले कागज फाड़ने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चल के तेजस्वी जी इसका लगातार विरोध करते हैं। और जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी का आचरण सबको मालूम है, जितनी भी पार्टियां हैं जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, वो नहीं चाहते कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले सदन में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबके एजेंडा में रहा है कि हमको महिलाओं को आगे ले जाना है। कल माननीय सम्राट चौधरी जी जब विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि यदि हम आरक्षण में आरक्षण दिए रहते तो जो अभी महिलाएं विधानसभा में आई हैं उसमें से तो 90% महिलाएं OBC EBC समाज से आई, तो तब तो आरक्षण में नुकसान हो जाता जी। तो जो महिला घर से निकलेगी, सामाजिक कार्य के लिए काम करेगी, वो सदन में जाएगी। तो इसके लिए 33% तो सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी और उसके बावजूद महिला जनरल सीट पर भी लड़ना चाहेगी, तो उसको कौन रोकने वाला है? इस नाते ये बिल बहुत अच्छा था। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से डिजाइन कराया था, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत मेहनत की थी, इन लोगों ने इस पे पानी फेर दिया। लेकिन हमारी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, हम दबाव बनाएंगे और हमारे देश की जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, वो इसको लेकर के जब अपना प्रचंड आवाज़ लगाएगी तो ये जितने भी विरोधी पार्टियां हैं इनकी हवा निकल जाएगी। और हमको विश्वास है कि आगे के दिनों में हर हाल में ये बिल पास होगा। हमारे देश की नारी जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की स्वरूप है, उसको निश्चित रूप से सदन में वो भागीदारी मिलेगी जो आज तक नहीं मिली है। जी, एक सवाल और है। UGC कानून को लेकर भी आप काफ़ी मुखर रहे हैं, आपने कई तरीके की बातें भी कही हैं। ऐसे में संशोधन की आप बात कर रहे थे UGC कानून में, लेकिन सरकार काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में थी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बात खत्म हो गई उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मामला माननीय न्यायालय में गया, माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया,
उसको स्टॉप कर दिया, इसलिए उसको न्यायालय पे ही छोड़ देना चाहिए। उसकी चर्चा करना बेमानी होगी और हमको ये लगता है कि कुछ वैसे लोग हैं जो इसको बार बार जगाते रहते हैं जी। इसका कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत अच्छे से देश चल रहा है और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो रही है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ नाइंसाफ़ी होने का सवाल ही नहीं होता है। जहाँ कहीं भी ऐसी खबरें आती है, चाहे हमारी राज्य सरकारें हैं या हमारी केंद्र सरकार है, हर हाल में उसमें संज्ञान लिया जाता है और उनके साथ न्याय होता है। जी, आखिरी सवाल आपसे ले लूँगी। बिहार में कुछ दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ऐसे में आपके नाम की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर आपको मौका मिलता है तो आपको कौन सा विभाग चाहिए? देखिए स्नेहा जी, मैं राजनीति में बड़े लंबे समय से हूँ। हमने बहुत लोगों को मंत्री बनते और हटते देखा है। कई मुख्यमंत्री और कई सरकारों के साथ और कई हमारे मित्र भी हैं जो इस शासन सत्ता में हैं। जी। मुझे ये लगता है कि मैं इस काम के लिए राजनीति में नहीं हूँ कि मैं मंत्री के लिए लॉबी करूँ और मंत्री बन जाऊँ और मंत्री बन करके मेरा कोई उद्देश्य हो जिसके लिए मैं काम करूँ। बिल्कुल नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से अपनी यात्रा शुरू की है और मैं मानता हूँ कि जीवन भर मैं बीजेपी में एक संतरी बन के काम करूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मंत्री बड़े बड़े लोगों को पार्टी बनाए और लोगों को बनाए, आगे बढ़ाए और हम पार्टी में एक संतरी बन के काम करते रहे। इससे ज़्यादा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, बिहार को आगे बढ़ाने का ललक जरूर है और हमको लगता है कि माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में पूरा होगा। और जैसे सेतु बांध रामेश्वरम बन रहा था तो उसमें सभी लोग लगे थे, लेकिन उसमें एक गिलहरी प्रयास भी था। इस बिहार को विकास के रास्ते ले जाने के लिए मेरा भी जो गिलहरी प्रयास होगा वो निश्चित रूप से होगा और हो रहा है और मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं मंत्री बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं बनूंगा तो नाराज हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जीवन भर बीजेपी में एक संतरी के रूप में काम करूंगा, मेरी यही इच्छा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की या विधायक की बात करें या मंत्रियों की बात करें, यही खासियत रहती है कि हर कोई संतरी बनकर ही काम करना चाहता है। यहाँ पर किसको शिखर मिल जाए ये समय बताता है, लेकिन ज़रूर ये चीज़ें देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब कुछ बन सकता है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी जी। अब धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद और NBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद।